हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विनय कुमार। निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका डिस्कशन करेंगे। हमारे पास कुल 5 टॉपिक है जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला हमारा है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास। एक कपास की किस्म है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और ये क्यों क्यों जो है न्यूज़ में वो भी हम देखेंगे। उसी प्रकार दूसरा जो हमारा न्यूज़ है मखाना बोर्ड। बिहार में एक्चुअली मखाना बहुत ज़्यादा होता है, तो बिहार में मखाना की उत्पादकता को बढ़ाने और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार से संबंधित एक मखाना बोर्ड के गठन का प्रस्ताव जो है बजट में किया गया, इसलिए चर्चा में है। इसको भी हम देखेंगे। उसी प्रकार हमारा तीसरा जो टॉपिक है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, यह भी अभी चर्चा में आ गया है क्योंकि हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो गल्फ कंट्रीज का दौरा किए, और चूंकि गल्फ कंट्रीज इस गलियारा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए ये गलियारा अभी जो है चर्चा में है। हम देखेंगे कि ये गलियारा क्यों चर्चा में है और इसका क्या आर्थिक और सामरिक रूप से क्या महत्व है भारत के लिए, और ये क्यों जो है इस आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्या चुनौती है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो है चौथा है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये जो है एक संस्था है अमेरिका की जो अभी जो है चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि न्यूज़ में काफ़ी ये है कि जो नवनियुक्त या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के खर्च में काफ़ी कटौती की घोषणा किए हैं, जो जिस वजह से ये संस्था अभी चर्चा में है। हम देखेंगे क्यों चर्चा में है और क्या वहाँ पे इसका महत्व है। ठीक है, इसे उसी प्रकार हमारा जो है पांचवा जो टॉपिक है पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025। अभी जो है 10 फरवरी को ये एआई से संबंधित एक पेरिस में शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी जो है सह अध्यक्षता करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। तो हम देखेंगे कि क्या इसका महत्व है इस सम्मेलन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टिगत को रखते हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो टॉपिक है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास। ठीक है, अभी जो है ये समाचार में क्यों है, समाचार में है वित्त मंत्री ने हाल ही में 5 वर्षीय कपास मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य कपास की उत्पादकता स्थिरता में सुधार लाना है। ठीक है, तथा भारत में प्रीमियम एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास किस्मों को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये जो 5 वर्षीय कपास मिशन की शुरुआत की गई है वित्त मंत्री के द्वारा, उसका उद्देश्य है कपास के उत्पादकता में स्थिरता लाना, ठीक है, और सुधार करना, तथा कपास का एक किस्म होता है प्रीमियम एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास, इसको भी बढ़ावा देना है, इसलिए जो है अभी चर्चा में है। अब हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास क्या होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास एक प्रीमियम किस्म का कपास है जो अपनी एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर लंबाई, जिसकी लंबाई जो होती है 30 मिलीमीटर या उससे ज्यादा के लिए जाना जाता है, जो इसे नियमित कपास की तुलना में ज्यादा मुलायम, मजबूत और टिकाऊ बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रीमियम कपास कहा जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों, लग्जरी कपड़ों और बढ़िया कपड़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है हाई क्वालिटी वाले कपड़ों का है, मतलब ब्रांडेड और लग्जरी जो कपड़ा बनते हैं उसमें इस कपास का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है कपास को जो रेशे की लंबाई होती है उस आधार पे उसका जो वर्गीकरण किया जाता है और उसी आधार पे उसकी क्वालिटी निर्धारित होती है। तो हम देखते हैं कि क्या है। शॉर्ट स्टेपल जो है, जो कपास होते हैं उसको 21 मिलीमीटर से कम जिसकी लंबाई होती है उसको शॉर्ट स्टेपल कहते हैं। उसी प्रकार मीडियम स्टेपल जो है 25 से 28.6 मिलीमीटर। भारत का अधिकांश कपास इसी श्रेणी में आता है, ये आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि मीडियम लेवल के जो कपास हैं वो भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। उसको जो कहा जाता है मीडियम स्टेपल, उसकी लंबाई जो होती है 25 से 28.6 मिलीमीटर होती है। लॉन्ग स्टेपल जो होता है 29 से 30 मिलीमीटर होता है, और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS 30 मिलीमीटर या उससे अधिक होता है, जो अभी जो है जिसको बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय कपास मिशन में इसको बोला गया है, जिसका लक्ष्य यही है। ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से गोसिपियम बारबेंडेस इसका नाम है, जिसे मिस्र या पीमा कपास भी कहा जाता है, से प्राप्त होता है। जो हमारा जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो कपास है मुख्य रूप से गोसिपियम बारबेडेंस इसका नाम है साइंटिफिक, या उसको मिस्र या पीमा कपास भी कहा जाता है, उससे यह प्राप्त होता है, जो अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और मजबूती के लिए जाना जाता है। मतलब
इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और काफी मजबूती होती है, इसका मतलब टिकाऊ होता है। अगर ये टिकाऊ होगा तो इससे जो बनने वाले वस्त्र होंगे जाहिर सी बात है कि वो अच्छे होंगे और वस्त्र ज्यादा दिन तक चलेगा। इसलिए भारत सरकार कपास की स्थिरता को बढ़ाने, कपास की उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए तो बोल ही रही है, साथ साथ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास की उत्पादकता को भी बढ़ाने की बात कह रही है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि बेसिकली ये कहां कहां होता है। यह मुख्य रूप से चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और पेरू में उगाया जाता है। ये 4 मुख्य कंट्री जो हैं जहां इसकी उत्पादन, जो अच्छे किस्म के कपास हैं जिसको एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास कहा जाता है, उनमें ये लीडर हैं ये 4 देश। ठीक है, इनकी उत्पादकता में। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखते हैं जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला जो इसमें कथन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास एक प्रीमियम किस्म का कपास है जो अपनी एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर लंबाई 30 मिलीमीटर और उससे ज्यादा के लिए जाना जाता है। अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये पहला जो है स्टेटमेंट सही है। उसी प्रकार दूसरा जो स्टेटमेंट है या कथन है, मुख्य रूप से यह चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों कथन जो है सत्य है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसका सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक में। दूसरा जो टॉपिक है मखाना बोर्ड। ठीक है, मखाना बोर्ड देखते हैं क्यों चर्चा में है, समाचार में क्यों है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे मखाना पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा। मतलब मखाना की उत्पादकता पर ध्यान दिया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। चूंकि बिहार में मखाना सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बिहार से संबंधित ये मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। अब मखाना के बारे में हम जानते हैं। मखाना जिसे फॉक्स नट कहा जाता है, वाटर लिली परिवार का जलीय फल है, जिसके बीज पोषक खाद की भांति उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यह दक्षिण और पूर्वी एशिया में मीठे पानी के तालाबों, झीलों और आर्द्र भूमि में उगाया जाता है। ठीक है, बीज का बाहरी आवरण काला होता है और यही वजह है कि इसे अक्सर काला हीरा भी कहा जाता है। मिथिला मखाना को 2022 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया। मिथिला कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, जो मिथिलांचल है, दरभंगा के आसपास के एरिया को मिथिलांचल कहा जाता है, तो वहीं पे जो उत्पादन होती है उसको मिथिला मखाना कहा जाता है। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग कब दिया गया? 2022 में। मतलब 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग, जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। वो विशेषकर किसी खास भौगोलिक एरिया में जो कोई इस तरह का चीज उत्पादन होता है या प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको पहचान देने के लिए, उसको आइडेंटिफिकेशन प्रदान करने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसको 2022 में प्रदान किया गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो मुख्य रूप से जो उत्पादन है, जैसा कि बिहार बताया जा रहा है, बिहार में क्या है कि 90% मतलब देश का 90% मखाना का उत्पादन होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी संख्या है। ठीक है, मुख्य रूप से 9 जिलों में, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। ठीक है, ये जो है 90% जो है मखाना का उत्पादन बिहार करता है। और बिहार के जो 9 जिले हैं, जिनमें दरभंगा है, मधुबनी है, पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है और सीतामढ़ी है। ठीक है, ये मिथिला से लगे हुए जितने भी जिले हैं वो कुल मिला जुला के मखाना का उत्पादन करते हैं। ठीक है, मखाना असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया में भी उगाया जाता है। ठीक है, ये तो उत्पादन है ही है, बिहार तो है ही है। बाकी जो 10% बच जा रहा है वो असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ओडिशा जैसे राज्यों में होता है। इसके अलावा अगर बाहर देखा जाए तो नेपाल है, बांग्लादेश है, चीन है, जापान है और कोरिया भी है। कोरिया मतलब
दक्षिण कोरिया। ठीक है। मखाने की खेती के लिए जलवायु परिस्थितियां क्या चाहिए ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकता है। तापमान जो है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा जो है 100 से 250 सेंटीमीटर, और आर्द्रता जो है 50 से 90%। यही कारण है कि बिहार का जो उत्तरी बिहार का जो इलाका है, उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, मखाना के उत्पादन के लिए अनुकूल है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उत्तरी बिहार में पाई जाती है। इस प्रकार का जलवायु पाया जाता है। जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे वो समझ सकते हैं कि इस प्रकार की जलवायु जो है ये मखाना के उत्पादन के लिए जरूरी है। इस प्रकार की जलवायु में ही, जलवायु क्या होता है कि इस प्रकार की जलवायु में उसको अनुकूलतम परिस्थिति मिल जाती है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखिए मखाना बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, मखाना बोर्ड को मखाना उद्योग को विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ आवंटित किए गए, 100 करोड़ दिए गए हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको याद कर लीजिए या जान लीजिए। मखाना बोर्ड के मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को निर्यातोन्मुखी उत्पादन में प्रशिक्षित करना। जाहिर सी बात है कि मखाना का उत्पादन अगर बड़े स्तर पे होगा तो उसको जो है निर्यात अगर करेंगे तो उससे हमको इनकम होगा। तो किसानों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना है कि वो निर्यात को लेकर इसके बारे में जानकारी जुटाएं और किस तरह से हम उसका मखाना का निर्यात करें अन्य देशों में, ताकि इसकी कमाई और बढ़े। ठीक है। किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करना। भाई जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े स्तर पे अगर उसका उत्पादन होगा तो किसान उत्पादक जो संगठन है अगर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो और वो लाभप्रद होगा इसके उत्पादन के लिए। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश आकर्षित करना। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण ये होता है कि कोई प्रोडक्ट से बाई प्रोडक्ट बनाना। ठीक है। जैसे गेहूं से आटा बनाना, तो वो क्या होता है कि ऐसे इकाई जो होती है खाद्य प्रसंस्करण होती है। तो इसको खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश को आकर्षित करना। ठीक है। जो मखाना बनाते हैं, मखाना के माध्यम से कुछ और उसका सब प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। निर्यात और संरचना का विकास करना। बिहार के हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधाएं देना। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर किसान को निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए हम प्रशिक्षित करेंगे तो वो अपने जो उत्पादन करेंगे मखाना का, तो उस उत्पादन को अगर वो निर्यात विदेशों में कर रहे हैं तो उसके लिए कार्गो सुविधा देना पड़ेगा। तो कार्गो सुविधा क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो हवाई अड्डा पे अगर कार्गो की सुविधा होगी, चूंकि बिहार में क्या है कि हवाई अड्डा अभी सीमित मात्रा में है। ठीक है। लेकिन अगर इसमें अवसंरचना में अगर ऐसा कहा जा रहा है कि हम जो है बिहार के हवाई अड्डों पे कार्गो की सुविधा देंगे तो ये उसके लिए बेहतर कदम होगा। ठीक है। सुनिश्चित करना कि किसानों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच मिले। सरकारी योजना जो है इसके जो किसान जो है उसके बारे में सुनिश्चितता बनाना कि आप जो है क्या लाभ ले सकते हो। बहुत सारे किसानों को गांव में जानकारी नहीं होती है सरकारी योजनाओं के बारे में, तो ये जो है मखाना बोर्ड उनको बताएगा, उनको जागरूक करेगा। ठीक है। उत्पादन और प्रसंस्करण में वृद्धि। सीधी सी बात है कि भाई मखाना के उत्पादन में भी और प्रसंस्करण में भी उसके वृद्धि करने का लक्ष्य दिया गया है इस बोर्ड को। उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती की तकनीकों में सुधार करना। ठीक है। मखाना का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा जब उसमें तकनीक इन्वॉल्व होगा। तो तकनीक इन्वॉल्व करने के लिए इसको कहा गया है इस बोर्ड को कि ज्यादा से ज्यादा तकनीक को इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए ताकि उत्पादन बढ़े। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भारत में जब 50s और 60s के दशक में हरित क्रांति हुआ तो कृषि में तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा, जिसका लाभ जो है आप उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में विशेषकर मिला, जहां पे तकनीक का उपयोग करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाया गया। और भारत की इतनी बड़ी आबादी की न सिर्फ उससे पूर्ति की जाती है बल्कि बहुत सारा एक्सेस उत्पादन भी होता है जिसको हम निर्यात करके पैसा भी कमाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर तकनीक का इन्वॉल्वमेंट मखाना की खेती में की जाती है तो जरूर वह लाभप्रद होगा। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बिहार भारत के 90% मखाना का उत्पादन करता है। पहला, ठीक है। दूसरा कथन है मखाना बोर्ड को मखाना उद्योग को विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन भी चूंकि हम लोग पढ़ते हुए देखे, पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले
टॉपिक में। अगला टॉपिक है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, अब ये हम लोग देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा और ग्रीस और मिस्र के साथ आगामी कार्यक्रम भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नए प्रयास को संकेत देते हैं, जो इजरायल गाजा संघर्ष के कारण रुका हुआ था। भाई सीधी सी बात है कि इजरायल गाजा में संघर्ष हो रहा है, तो जो संयुक्त अरब अमीरात का जो एरिया है या ग्रीस का जो एरिया है वो डिस्टर्ब था, जिस डिस्टर्बेंस के कारण जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन भारत के विदेश मंत्री हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की और साथ ही ग्रीस और मिस्र के साथ आगामी कार्यक्रम भी हैं। तो इन सारे कदमों को देखते हुए भारत सरकार के ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार एक संकेत दे रही है कि हम मध्य पूर्व भारत आर्थिक गलियारा जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, जो रुका हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं भारत जो ये गलियारा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का क्या है। मैप में देख सकते हैं कि मुंबई से शुरू होगा इंडिया से, फिर UAE जाएगा। ठीक है, आप लोग भी मैप में देख पा रहे होंगे, फिर सऊदी अरबिया जाएगा, फिर इजराइल होते हुए ग्रीस पहुंचेगा। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं कि ये रास्ता जो है ये तो रास्ता समुद्री होगा, फिर ये थल मार्ग से चलेगा, फिर समुद्री होगा। तो कुल मिलाजुला के इंडिया से यूरोप तक बाया जो है मिडिल ईस्ट इसका रास्ता है। ठीक है, मैप को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब इसके बारे में जानते हैं। यह एक कनेक्टिविटी परियोजना है जिसका लक्ष्य भारत अरब प्रायद्वीप भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाना है। ठीक है, पहला इसका यह लक्ष्य है। यह बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे बंदरगाह, रेलवे, सड़कें, समुद्री लाइनें और पाइपलाइनें। यह मौजूदा व्यापार मार्गों पर निर्माण करता है और कनेक्टिविटी में अंतराल को भरता है। जो दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में अंतराल है उस अंतराल को यह भरेगा, मतलब गैप है इनके माध्यम से। सही तरीके से एक ही रास्ता है ये समुद्री, लेकिन अब क्या होगा कि हम बीच में समुद्र के रास्ते से भी पहुंचेंगे और कुछ स्थल मार्ग से भी हम पहुंच पाएंगे, सड़क का निर्माण होगा। मुख्य प्रतिभागी कौन है इसमें? G20 शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। इसके दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसमें भारत, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल थे। ठीक है, अब इसका महत्व हम जानते हैं कि क्या महत्व है। आर्थिक महत्व देखते हैं। भारत खाड़ी व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, यह भारत और अरब खाड़ी देशों के बीच मौजूदा व्यापार संबंधों पर आधारित है। साथ ही क्षेत्र में भारत की आर्थिक उपस्थिति को भी बढ़ाएगा। ठीक है, यूरोप से जुड़ाव, यह बाब अल मदेब और स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए छोटे व्यापार मार्ग बनाता है। यह खाड़ी देश पूर्वी भूमध्य सागरीय और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं कि बाब अल मदेब और स्वेज नहर, अभी भी ये दोनों रास्ते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं मैप में देखकर कि यहां पे बाब अल मदेब है और यहां पे जो है स्वेज नहर है, और इसी के माध्यम से जो है व्यापार होता है। तो अब ये वैकल्पिक मार्ग देगा जो कि छोटा है। ठीक है, जो कि छोटा है। ऊर्जा और व्यापार के अवसर, पूर्वी भूमध्य सागरीय गैस क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। यह दो प्रमुख व्यापारिक ब्लॉकों को भी जोड़ता है, जैसे यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कुछ देश हैं गल्फ खाड़ी क्षेत्र के, वो दोनों भी जुड़ जाएंगे। भारत तो जुड़ेगा भी, उन दोनों में भी जुड़ाव होगा, तो जिससे व्यापार में कनेक्टिविटी होगी, व्यापार में आदान प्रदान के अवसर मिलेंगे। ठीक है, तेल के बाद की अर्थव्यवस्था, यह विविधीकरण और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए खाड़ी देशों की योजनाओं के साथ भी संरेखित है। अब जैसा कि जानते हैं कि जितने भी खाड़ी क्षेत्र हैं वो पूरी की पूरी जो है तेल पे डिपेंडेंसी है उनकी इकोनॉमी पर, और तेल का भी एक लिमिट है। तेल जो है आने वाले समय में हो सकता है अभी ना समाप्त हो, लेकिन आने वाले 50-100 साल बाद जो है इसकी एक सीमा हो सकती है, कुछ समाप्त भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे 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 ही संभावना जताई जाती है। इसलिए उससे इतर जो है की अर्थव्यवस्था अन्य रास्तों को भी अपनाने पे विचार कर रही है, वैकल्पिक समाधान भी खोजने की प्रयास कर रही है। तो अगर ये बनता है
तो यूरोप और गल्फ काउंसिल तो पास में आएंगे ही, जिससे क्या होगा कि ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी होगा। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी वो होता है जहां रिसर्च होता है, रिसर्च करके नई नई चीजों की खोज की जाती है, ठीक है। तो उसमें भी एक निवेश आता है, जैसे अमेरिका को कह सकते हैं कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी है। आर्थिक महत्व देख लिया, और रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व को देखते हैं। वैकल्पिक मार्ग, यह चाहबार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी मौजूदा परियोजनाओं का पूरक है, ठीक है। चाहबार बंदरगाह आप जानते होंगे ईरान में था। यह दक्षिणी यूरोसिया को जोड़ने के लिए अतिरिक्त व्यापार विकल्प करता है, ठीक है, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला, यह क्षेत्र चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक प्रतिद्वंदी परियोजना प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन जो है बेल्ट एंड रोड पहल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा विश्व के कई समुद्री मार्गों पर और इस अन्य मार्गों पर वो हेजमनी स्थापित कर रहा है, प्रभाव जमा रहा है, ठीक है, नए नए परियोजनाओं को चलाकर। अगर इसको काउंटर करना है तो भारत इस परियोजना को आगे बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं ये काउंटर होगा, ठीक है। भारत की वैश्विक आकांक्षाएं, यह पड़ोसियों और वैश्विक शक्तियों के साथ भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। यह G20 अर्थव्यवस्था और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के विकास का समर्थन करता है, ठीक है। भारत की भी महत्वाकांक्षा है कि वह पड़ोसी और वैश्विक शक्तियों के साथ इस प्रकार का संबंध बनाए कि वो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक लीडर बन के उभरे, ठीक है। चुनौतियां क्या है जिस वजह से ये जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो देखते हैं। आर्थिक व्यवहार्यता, खाड़ी देश विनिर्माण के केंद्र नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि विनिर्माण के केंद्र नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ है? चीन में है, ताइवान में है, मैक्सिको में है। इन देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ के जो खाड़ी के देश हैं वहां पे विनिर्माण उद्योग नहीं, केवल तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, जिससे माल ढुलाई की लागत अधिक हो सकती है, ठीक है। डिपेंडेंसी केवल रहेगी। इसमें तुर्की, मिस्र, ईरान और इराक जैसी प्रमुख क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल नहीं है। ये जो है इराक भी शामिल नहीं, ईरान भी शामिल नहीं है, मिस्र भी शामिल नहीं है, तुर्की भी शामिल नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जब जो इस क्षेत्र के जो बड़े आर्थिक ताकत हैं ये, वो अगर शामिल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसको उस तरह के सपोर्ट नहीं मिलेगा। मौजूदा मार्ग, लाल सागर और स्वेज नहर पहले से ही दक्षिण एशिया को यूरोप से प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं, ठीक है। पहले से ही एक वैकल्पिक मार्ग है जिसमें लाल सागर के माध्यम से, स्वेज नहर के माध्यम से दक्षिण एशिया को यूरोप से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है, या जुड़े हैं अभी भी, ठीक है। भौगोलिक बाधाएं क्या हैं? अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्से बंजर रेगिस्तान है, जिससे बुनियादी ढांचे की चुनौतियां पैदा होती है। अरब प्रायद्वीप जो, अगर मान लीजिए कि हम समुद्री रास्ते से वहां पहुंचते हैं, अरब प्रायद्वीप के जो कुछ देश हैं जो इसमें शामिल हैं, वहां से हम सड़क मार्ग से पहुंचना चाहते हैं यूरोप, तो वहां पे अगर हम सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो वो बहुत सारी एरिया जो है बंजर रेगिस्तान है, तो वहां पे मतलब एक चुनौती होगी इसको डेवलपमेंट करने में, ठीक है। क्षेत्रीय संघर्ष है, जैसा कि इजरायल हमास युद्ध है, यमन के हौथी विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में व्यवधान, और ईरान इजरायल तनाव के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता रही है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से जो है ये नहीं बढ़ पा रहा आगे। लेकिन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके आर्थिक लाभों और राजनीतिक लाभों और को देखते हुए इसको लागू किया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है, तो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि जो खाड़ी क्षेत्र के देश हैं उनके लिए भी लाभप्रद होगा, और यूरोप के लिए लाभप्रद तो होगा ही होगा, ठीक है। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पहला जो इसमें कथन है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक कनेक्टिविटी परियोजना है जिसका लक्ष्य भारत, अरब प्रायद्वीप, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाना है, ठीक है। पहला ये कथन है। दूसरा कथन कौन है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली के दौरान इससे संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। ये दोनों कथन जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा से संबंधित है। दोनों कथन है। दोनों कथन में से अब ये है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य कह रहा है, तो दोनों कथन सही है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। जैसा कि आप टॉपिक को पढ़ते समय भी देखें कि दोनों ही कथन जो है सत्य है।
इस आधार पे जो है इसका आंसर डी होगा, क्योंकि कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये ध्यान रखना है कि सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है। शुरू करते हैं हम अपना चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक जो है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये क्यों चर्चा में है वो देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट गहन जांच के दायरे में आ गई है और संघीय सरकार के खर्च को पुनर्गठित करने और कम करने के ट्रंप प्रशासन के व्यापक प्रयासों के तहत इसे बंद किए जाने की संभावना है। ठीक है, अब ये जो एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसलिए गहन जांच के दायरे में आ गई है कि खर्च जो है, खर्च की सीमा को निर्धारित कर रही है। जो नई सरकार ट्रंप प्रशासन है वो कम करना चाह रही है, इसलिए गहन जांच के दायरे में आ गई है। ठीक है, और हो सकता है कि इसको ट्रंप प्रशासन बंद भी कर दे, क्लोज भी कर दे, तो इसलिए यह संस्था चर्चा में है। देखते हैं कि क्या है यह संस्था। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिकी सरकार की प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और विकास एजेंसी है। क्या है? अमेरिकी सरकार की प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और विकास एजेंसी है। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा इसका जो है रोल है तो इसका बजट भी ज्यादा रहता होगा। ठीक है, तो वो क्या है कि अभी का जो ट्रंप प्रशासन है वो किसी प्रकार के इस प्रकार के खर्च में विश्वास नहीं करता है और वो संरक्षणवाद को भी बढ़ावा दे रहा है, तमाम वो चीजें कर रहा है जिससे कि अमेरिका की खर्च में कटौती हो। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि इसको ट्रंप प्रशासन बंद कर दे। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा 1961 के विदेशी सहायता अधिनियम को लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि 1961 में इसको वहां के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी ने किया था, विदेशी सहायता अधिनियम को लागू करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों को सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण देश होंगे अमेरिका के लिए, उसको सहायता प्रदान करना। तो सहायता प्रदान करेगा तो जाहिर सी बात है कि धन देना पड़ेगा तो अमेरिका का खर्च बढ़ेगा। इसलिए ट्रंप प्रशासन इस पर नजर रखी और नजर रख के इसको जो है जांच के दायरे में लाकर बंद भी करना चाह रही है। गरीबी, बीमारी और मानवीय जरूरतों को कम करने के लिए अमेरिकी प्रयासों का नेतृत्व करना, विकासशील देशों को आर्थिक वृद्धि में सहायता करना। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है कितना नोबल है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं कि रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको ये सहायता प्रदान करता है। पहला तो ये है। इसके अलावा जो है विकासशील देशों को सहायता प्रदान करता है। तो विकासशील देशों को सहायता क्यों प्रदान करता है? ताकि उनकी आर्थिक वृद्धि हो। ठीक है, यह संस्था जो है लगभग 130 देशों को सहायता प्रदान करता है। इसके 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें से 2/3 विदेशों में तैनात हैं। साथ ही अतिरिक्त संस्थागत ठेकेदार भी हैं। मतलब कि इस पे खर्च ज्यादा है क्योंकि इतने बड़े कर्मचारी हैं और विभिन्न देशों में भी फैले हुए हैं। यह गैर सरकारी संगठनों, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, इसकी भूमिका इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि खर्च तो होगा ही होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID अमेरिकी सरकार की प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विकास एजेंसी है। ये जान लीजिए क्योंकि चर्चा में है तो हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी, क्योंकि संस्थाओं के बारे में क्वेश्चन रहता ही रहता है यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में। तो कोई भी संस्था इस तरह की जो न्यूज में रहती है उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको कवर करें उसको, ताकि उससे संबंधित जो न्यूज हो आपके बारे में जानकारी मिल जाए, उससे अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो और भी आपके लिए बेहतर हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरा है, इसकी स्थापना 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा की गई थी। दोनों फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एक तो, इसलिए ये दोनों जो है कथन सत्य है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है, जिसमें 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, इसलिए उत्तर सी होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025। अभी आप लोग एआई करंट अफेयर्स में बहुत सुन रहे होंगे या न्यूज में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी आप लोग समझ रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एक रोजगार की चुनौती लोगों के समक्ष बहुत बड़ी बनने जा रही है। ठीक है, बहुत सारे काम जो है मनुष्य के वो मिनटों में कर देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें चैट जीपीटी से आप लोग हो सकता है परिचित भी होंगे। ठीक है, खैर ये क्यों चर्चा में है? फ्रांस में 10 फरवरी से शुरू होने वाले 2 दिवसीय एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, इसलिए जो है चर्चा में है। भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में अब जो महत्वपूर्ण बिंदु उसको समझ लेते हैं। यह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की दिमाग की उपज है। ठीक है, वो जो फ्रांस के राष्ट्रपति, यह पहल वैश्विक एआई शासन, नवाचार और व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा के साधनों के व्यापक एजेंडे पर केंद्रित है। मतलब कि एआई को कंट्रोल करना और एआई को सार्वजनिक हित में प्रयोग करना इसका एजेंडा है। यह 2023 में ब्रिटेन के बेलेचली पार्क में आयोजित एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन और 2024 में सियोल में एक छोटी बैठक की निरंतरता है। मतलब इससे पहले 2 इस तरह की बैठक हो चुकी है या सम्मेलन हो चुका है, जिसमें बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था 2023 में। उसी प्रकार एक बैठक भी हुआ था 2024 में, उसी को कंटिन्यूटी देने के लिए ये जो है पेरिस में अभी हो रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य एआई बाजार के एकाधिकार के मुद्दे पर विचार विमर्श करना है। ठीक है, क्योंकि आधारभूत मॉडल माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा जैसी कुछ कंपनियों के साथ स्वामित्व में है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस तरह की कंपनियां हैं जिनका वर्चस्व है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, मेटा है। ठीक है, तो इसके एकाधिकार, इसका जो मोनोपोली है, इनको उसके बारे में मेन विचार करना है इस सम्मेलन के माध्यम से। ठीक है, शिखर सम्मेलन में सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज, कलाकार और पत्रकारों के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक शामिल होंगे, ताकि विचार विमर्श कर पाए, कुछ इस तरह की वो चीजें निकाल पाए जो एक प्रासंगिक हो। यह यूरोप के लिए बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि एआई को अमेरिका और चीन के बीच एक दौड़ के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि इसमें जो है, अभी आप देखे होंगे कि चीन ने जो है डीपसीक बना दिया, और यूएस का चैट जीपीटी है ही है, ओपन एआई, जिसको चैट जीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का वर्चस्व हो रहा है चीन और यूएस में। तीसरा पक्ष जो है यूरोप बनना चाह रहा है, इसकी अपनी महत्वाकांक्षा जाग गई है। ठीक है, चीन के डीपसीक मॉडल के प्रवेश ने जो सस्ता है और तर्क में बहुत दक्षता दिखाता है, एआई बहस को और जटिल बना दिया। जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के पास तो पहले से ही ओपन एआई चैट जीपीटी था। हाल ही में चीन ने डीपसीक नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, जो कि काफी सस्ता है, यानी कम में ही उसका जो है उसको बनाया गया, उसको डेवलप किया गया है, और तर्क में भी बहुत दक्षता दिखा रहा है। इसका मतलब कि वो ज्यादा एफिशिएंस है। तो कहीं ना कहीं जो है चीन, यूएस का जो वर्चस्व है उसको चुनौती चीन दे रहा है। ठीक है, डीपसीक के मॉडलों की एक खासियत यह है कि वे ओपन सोर्स हैं, जो दुनिया भर के डेवलपर्स को उन पर काम करने की अनुमति देता है। जैसे हम लोग विकिपीडिया में ओपन रहता है, विकिपीडिया में कोई जाकर अपना जो कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसी तरीके से इसको ओपन भी रखा गया है। डीपसीक V3 को विशेष रूप से केवल $5 मिलियन के बजट पर प्रशिक्षित किया गया था। $5 मिलियन में ही ये तैयार हो गया है, जो ओपन एआई, मेटा और गूगल जैसे एआई दिग्गजों द्वारा खर्च किए गए करोड़ों डॉलर के विपरीत है। इसका मतलब कि जो अन्य जो अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो करोड़ों डॉलर खर्च की, लेकिन उसके विपरीत जो है चीन ने डीपसीक को कम बजट में ही बना लिया। इसलिए भी ये काफी हलचल मचा हुआ है एआई के बाजार में कि जो है अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देगा चीन। तो इसलिए ये बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई भी न्यूज आता है तो उसको कवर करने से हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन फ्रांस में हुआ था। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ब्रिटेन में हुआ था 2023 में एक सुरक्षा सम्मेलन। ठीक है, इसलिए कथन गलत है। दूसरा क्या है, डीप सीक चीन का एक एआई स्टार्टअप है। यह कथन सही है, अभी मैंने बताया। इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हमने 5 टॉपिक किया, पांचों टॉपिक से संबंधित जो है एक एक क्वेश्चंस किया, एमसीक्यू किया। उससे आपको पांचों टॉपिक के बारे में बेहतर जानकारी मिल पाई होगी, आशा यही करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का जो हमारा जो ये करंट अफेयर्स का जो क्लास है समाप्त होता है, और हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।